हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए साइंस यानी विज्ञान का 80 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये हमारा साइंस का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तेल लगा कागज होता है। तो हम यहाँ पे जानेंगे थोड़ा कुछ पदार्थ के बारे में। पारदर्शक, अपारदर्शक, प्रभाषक जो होते हैं, ये 3 तरह के पदार्थ होते हैं। एक में गुण पाया जाता है जो प्रकाश को अपने से होकर पार करा देगा। एक क्या करेगा, अपने से होकर नहीं जाने देगा। और दूसरा क्या होता है, उसको कुछ कण अपने से होकर जाने देता है। तो जैसे तेल लगा हुआ कागज होता है और उस पर हम टॉर्च जलाते हैं, तो वो प्रकाश के कुछ ही कण को क्या करता है, अपने से होकर बाहर जाने दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर उस आधार पर हम देखें तो ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा, प्रभाषक हो जाएगा। ठीक है, तो तेल लगा हुआ कागज क्या होता है, प्रभाषक होता है। आंख के पुतली क्या होता है, प्रभाषक होता है। बैलून का रबड़ क्या होता है, प्रभाषक होता है। घिसा हुआ कांच क्या होता है, प्रभाषक होता है। तो ये प्रभाषक के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो वैसे भी 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। इसको कहा जाता है दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही हमारा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। उत्तल दर्पण में प्रकरण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। तो इसका जो आवर्धन का मान होगा वो क्या होगा, वह धनात्मक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6 नंबर, लेंसों के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंसों के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश के चाल अधिकतम होता है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, यानी कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमारा कह रहा है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। मृग मरीचिका का कारण क्या है। तो पहले अपवर्तन के बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पहले अपवर्तन के बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये मृग मरीचिका का कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या है कहलाता है, परितारिका कहलाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह होता है कौन, बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, और लाल रंग का सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो कम विचलित है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वह अधिक विचलित होगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बैंगनी, यानी कि सी। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है, तो जस्ता का होता है। क्वेश्चन नंबर 15, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट के मेन जोड़ा जाए तो बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, यानी कि हमें धारा आई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जो विद्युत बल्ब में प्रवाहित किया जा रहा है वो कितना है, 100 वाट है, ठीक है। और जो विभवांतर हमारा दिया गया है कितना दिया है, 250, यानी कि W/V भी लिख देंगे, इसको काटेंगे तो निकलेगा 0.4, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 एम्पियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसी, काल्पनिक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य पर होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है, तो सभी बिंदुओं पर समान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो फैराडे ने की, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वायुमंडल में किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी कि वर्ण मतलब रंग होता है, ठीक है। तो लाल का होता है, नीला का होता है, पीला का होता है, नारंगी का होता है, तो नीला का सबसे अधिक होता है, जिसके कारण आकाश कैसा हमें दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई देता है। तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है कितना के, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है, ठीक है। 220 वोल्ट प्रतिवर्ती, क्लियर हो गया, यानी कि 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है जो हमारे घरों में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है, 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल का मान कितना होता है, 0.24 कैलोरी होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि जब पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिसको अल्फा कण कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो तो चुंबकीय छड़ की दिशा होगी, ठीक है। और एक बार फिर ध्यान से पढ़ेंगे, और जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, किस प्रकार होगी, यानी कि ऊपरी मुखी दिशा होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 23 कि डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग किसमें किया जाता है, भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। अब यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया है कि ए बी सी तीनों में किया जाता है, यानी कि सभी में क्या किया जाता है, डीजल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा कौन है, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, यानी कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, उसे उपचयन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर जो 26 हमारा कह रहा है, कह रहा है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप बनता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। कह रहा है निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है, तो KOH अम्ल नहीं है। 29 नंबर देखते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार यानी कि भस्म जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, धोने के सोडा का आणविक सूत्र है Na2CO3 10S2 Na2CO3 10S2 किसका सूत्र है? धोने का सोडा का सूत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 SO2 के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। और अम्ल भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो हो जाएगा CaOH2। ठीक है, CaOH2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा देख लेते हैं। कह रहा है सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो सिलिका उपधातु है। ठीक है, जिसका संकेत SI ना, हाँ सिलिका। ठीक है, जिसको जिसको हम उपधातु कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? Fe होता है शायद, F आयरन। ठीक है, Fe आयरन भी इसको कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि लीड तथा मरकरी ऊष्मा के क्या होते हैं? लीड तथा मरकरी ऊष्मा के क्या होते हैं? अल्पतम चालक होते हैं, यानी कि कम मात्रा में चालन करते हैं। कौन? लीड और मरकरी। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। कहाँ मुक्त होता है? एनोड पर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड कहाँ मुक्त होता है? एनोड पर मुक्त होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 39। क्वेश्चन 39 कह रहा है लोहे को संरक्षित होने से बचाने के लिए, लोहे को संरक्षित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? लोहे को संरक्षण, लोहे को बचाने के लिए उस पर किस पदार्थ का लेप चढ़ाना हमारे लिए क्या होता है? लाभकारी होता है, यानी कि फायदेमंद होता है। यशद लेपन द्वारा, किसके द्वारा? यशद लेपन। यशद लेपन का उस पर लेप चढ़ा देंगे तो जो कि क्या हो जाए? फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहे हैं कि नाइट्रोजन में कितने संयोजक होते हैं? नाइट्रोजन में कितने संयोजक होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, निकाल कर भी बताए होंगे पिछले वीडियो में, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया जाएगा, जो अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन आएगा वही हमारा क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। अगर 5-6 होगा तो 8 में से घटा लेंगे, वो आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो 1 से लेकर 3 तक रहेगा, 4 तक रहेगा तो वहां तक हम कह देंगे। उसके बाद वाला अगर रहे कम तो यानी कि 8 रहेगा, 7 हो अंतिम सेल में, 8 में से घटा लेंगे तो एक वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो कौन है? तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन CO। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर कार्बन की परमाणु संख्या है, सॉरी 42 नंबर कार्बन की परमाणु संख्या है 6। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है, संकेत C होता है। क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है मेथानोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथानोइक के सामान्य नाम क्या है? मेथानोइक के सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है, यानी इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्रोपेन CH3 का संरचना सूत्र होता है,
कौन होता है? ये होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेना ध्यान से। सी और चारों तरफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन से यानी कि 4 बॉन्ड से कार्बन क्या होता है? बंधा होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 45 कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर ए मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कर रहा है? मीथेन वायु में जलकर, मीथेन वायु में जलकर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जब मीथेन को वायु में जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस हमें देता है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 देखते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर, परमाणु संख्याओं के। क्वेश्चन नंबर हमारा पूछा गया है 50 नंबर, कह रहा है कि एक पिकोमीटर, पीएम से होता है पिकोमीटर, एक पिकोमीटर बराबर होता है किसके? 10 के पावर -12 मीटर के, 10 के पावर -12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो 18 है। समूह कितने समूह है उसमें? 18 है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कहता है? HENE तथा AR ये गैसें हैं। कैसी गैसें हैं? तो ये निष्क्रिय गैसें हैं। कैसी गैसें हैं? तो ये निष्क्रिय गैसें, किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। ठीक है, यानी किसी भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या में निकालना हो तो क्या करते हैं? 2n² का प्रयोग करते हैं। अधिकतम संख्या कितना आएगा? 2n²। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पौधों में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर हम 55 देखते हैं। कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है? कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। 57 और क्वेश्चन देखते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल। क्या है? इनामेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। जो निमोनिया है वो श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन 7 कर रहा है इथेनॉइक अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 60 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? यानी कि 12 से 120 दिन, यानी कि 12 दिन से 120 दिन तक मतलब हमारे रक्त कोशिका शरीर में जीवित रह सकते हैं, यानी कि उसका जीवन काल उतना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन। अगर आदमी हाइपरटेंशन में आ जाता है तो ब्रेन हेमरेज कर जाता है, तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है?
और है खनिज अवशोषण में एवं वहन में, जल का परिवहन में, ताप का संतुलन में, इनमें सभी, तो इनमें सभी यानी कि सभी में वाष्पोत्सर्जन महत्व रखता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन के लिए, जल का वाहन हो जाएगा, वहन, जल का वहन के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है, वृक्क है, ठीक है, वृक्क के द्वारा मानव अपना उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, कह रहा है सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, इनके सभी के लिए, सोचना भी इसका काम है, हृदय में संस्पंदन करने में काम है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी, यानी कि सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देख रहा है शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, सेरिब्लेम, ठीक है, सेरिबेलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, तो आयोडीन आवश्यक है, आयोडीन रहेगा तो वो बना सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, जिसको शुगर या चीनिया भी बीमारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन 71 कह रहा है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है, पपीता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, कह रहा है पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं, पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं, पुंकेसर में बनते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है, तो मुकुलन है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन की विधि होती है, मुकुलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर ऑप्शन नंबर सी मुकुलन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 हमारा कह रहा है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है, क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, किससे स्रावित होता है, विरिषण से। क्वेश्चन नंबर 76 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा क्या कह रहा है कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे को चुना था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 79 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, यानी कि जंगली जानवर को किस में रखेंगे, जंगली जानवर को। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, कह रहा है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है कौन, वन, ठीक है। तो ये हमारा 80 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मुझे